आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कई सारे टॉपिक्स के। और बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स को खत्म कर दिया था। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस सेक्शन को। ओके, हमारा जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। 15 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, 15 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, टाइम पीरियड जो है 40, 30, 20, 50 सेकेंड्स वाला वो एज इट इज ही रहेगा। ओके, या तो हम कुछ नया सीखेंगे या फिर हम कुछ पुराना रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये सभी जो है मैनिफेस्टो है इस लेक्चर के। इसके साथ आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। फर्स्ट जनरल साइंस हम कवर करने जा रहे थे और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो कॉनकेव मिरर होता है ये हमेशा फॉर्म करता है इमेज किसके, या कैसे इमेज रियल और इरेक्ट होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, या वर्चुअल और इन्वर्टेड होती है। ओके, 30 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी। ओके, तो बेसिकली जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा फॉर्म करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा केसेस को। किसके? इमेज फॉर्मेशन के बाय कॉनकेव मिरर के। ओके, अगर हमें ये चीजें समझ में आ जाए तो हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा इसके पीछे का। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 6 केसेस होते हैं बेसिकली कॉनकेव मिरर के। फर्स्ट केस होता है आपका, मान लीजिए ये है आपका मिरर। ओके, कुछ चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ डायग्राम बनाने से पहले कि ये है बेसिकली आपका सरफेस मिरर का। ओके, जो मिडिल पॉइंट होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, फर्स्ट पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, सेकंड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये जो लाइन होती है बेसिकली इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए यहाँ पे, तब हम कॉन्सेप्ट के प्रोसीड करेंगे आगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने लाइंस लिख ली होंगी। अब चलिए केस को स्टार्ट करते हैं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब फर्स्ट केस हमारे पास जब ऑब्जेक्ट जो होता है इन्फिनिटी पे होता है। ओके, तो जो फर्स्ट रे है वो आती है आपकी इस साइड से और सेकंड रे आती है आपकी यहाँ से। ओके, आफ्टर सरफेस को हीट करने के बाद फर्स्ट रो यहाँ से जाएगी। ओके, ठीक वैसे ही सेकंड रो जो है वो भी डाइवर्ट हो जाएगी और जो इमेज है वो बनेगी आपकी फोकस पे। तो याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, तो जो इमेज होती है वो आपकी फोकस पे होती है। सेकंड वो होगी आपकी हाईली डिमिनिश्ड। ओके, ऑलराइट, तो ये है हमारा फर्स्ट केस। ओके, और इमेज होगी आपकी रियल और इन्वर्टेड। एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर इमेज जो है वो फाउंड होगी राइट साइड पे बियॉन्ड द मिरर सरफेस,
तो इमेज होगी आपकी वर्चुअल। और यदि इमेज जो है वो लेफ्ट साइड बन रही है, या फिर आप कह सकते हैं फ्रंट ऑफ द मिरर सरफेस पे बन रही है, तो इमेज क्या होगी? रियल। ओके, तो इस केस में जो इमेज है वो फाउंड हुई इस पॉइंट पे, यानी ये इमेज जो हुई ये हुई रियल इन्वर्टेड। जिसके पीछे बनेगी तो होगी वर्चुअल। ओके, तो ये होता है फर्स्ट केस। अब अगर हम देखें सेकंड केस को, ऑलराइट, सो सेकंड केस होगा हमारा कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो होगा आपका बियॉन्ड द कर्वेचर, यानी पहले लिख लेते हैं केस जो है वो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट जो है हमारा, और या फिर आप कह सकते हैं सी भी। तो इस सिनेरियो में फर्स्ट जो है वो इस साइड से आएगी। ओके, सेकेंडरी जो है वो यहां से ऐसे जाएगी। ठीक है, फर्स्ट रही जो है, ऑलराइट, और सेकंड जो है वो यहां से टकरा के अ, यहां से टकरा के यहां से ऐसे वापस जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को यहां पे मिलेगी, तो इमेज फॉर्मेशन यहां पे होगा। तो आप कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जैसे मैं इसको आपके लिए क्लियर बना देता हूँ एक बार दोबारा से। ओके, तो जो इमेज है वो बनेगी आपकी सी एंड एफ के बीच में। ओके, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सी एंड एफ के बारे में पहले ही। सेकंड आपका केस है, ये होती है आपके रियल और इन्वर्टेड। और थर्ड पॉइंट है आपका कि ये होती है स्मॉलर इन साइज। ओके, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब चलिए थर्ड केस की बात करते हैं, ये सेकंड केस था। ओके, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो था हमारा बियॉन्ड द कर्वेचर प्लेस। फर्स्ट है यहाँ से कट कर गई, सेकंड रेस यहाँ से कट गई, इमेज फॉर्म्ड होती है यहाँ पे सी एंड एफ के बीच में। ये डिटेल्स थी सेकंड केस के बारे में। ऑलराइट, रियल इन्वर्टेड इमेज है और स्मॉल इन साइज इमेज है। थर्ड केस है हमारा, चलिए थर्ड केस देखते हैं। ये है मिरर सरफेस, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब थर्ड केस है हमारा कि जब ऑब्जेक्ट है वो है हमारा कर्वेचर पे इसकी तरह। ऑलराइट, तो जो फर्स्ट रे है वो यहां से ऐसे जाएगी। ओके, जो सेकंड रे है वो हमारी यहां से जाएगी। ओके, और जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म होगी। ऑलराइट, तो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो जो इमेज होगी वो फॉर्म्ड होगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ओके, सेकंड जो इमेज है वो होगी सेम साइज की। ओके, थर्ड जो इमेज होगी वो होगी रियल और इन्वर्टेड। ओके, तो याद रखिएगा जब भी इमेज जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज जो है वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, सेम साइज की होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। ओके, अब चलिए देखते हैं थर्ड सिनेरियो को। ओके, सॉरी फोर्थ सिनेरियो को थर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ जो है वो है, तो ये होगा आपका बिटवीन सी एंड
एफ। तो अब है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जैसे मान लीजिए समवेयर यहाँ पे, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इमेज जो है वो आपकी ऐसी जाएगी, ओके। सेकेंड जो रे है आपकी, वो आपकी यहाँ से प्रिसाइसली अगर हम बनाएं इसको, तो ये होगा आपका इमेज पॉइंट। फर्स्ट रे यहाँ से जाएगी, सेकेंड रे आपकी यहाँ से जाएगी, ऑलराइट। तो हमने क्या नोटिस किया, हमने 3 पॉइंट्स नोटिस किए यहाँ पे। जो इमेज है वो होगी आपकी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर आप कह सकते हैं बियॉन्ड द सी। फर्स्ट पॉइंट हमने नोटिस किया। सेकंड है कि ये होगी ऑब्जेक्ट से बड़ी। थर्ड पॉइंट है ये होगी आपकी रियल और इन्वर्टेड। तो ये था फोर्थ पॉइंट आपका, ओके। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। फर्स्ट है आपका इमेज बनेगी सी के पीछे, सेकंड है ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, थर्ड है कि रियल इन्वर्टेड होगी, ऑलराइट। अब फिफ्थ पॉइंट को अगर हम देखें, फिफ्थ पॉइंट को जो हमारे पास है कि जो इमेज है, सॉरी जब ऑब्जेक्ट है आपका वो होगा आपका फोकस पे। ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रे जो है वो आपकी ऐसे जाएगी, सेकेंड रे जो है आपकी वो आपकी ऐसे जाएगी, ऑलराइट। ठीक है, यहाँ पे एक बार दोबारा से करेक्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट रे आपकी ऐसे जाएगी, सेकेंड रे आपकी ऐसे जाएगी, ऑलराइट। तो ये यहाँ पे अब 3 पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए, पहला जो इमेज होगी वो होगी इन्फिनिटी पे, क्योंकि यहाँ पे है पैरेलल लाइंस और यहाँ पे कोई भी सर्टेन पॉइंट नहीं जहाँ पे मिलेंगे, तो हम मानेंगे कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। सेकंड पॉइंट है कि होगी हाईली एनलार्ज। तो ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज होगी आपकी। और थर्ड पॉइंट है आपका कि होगी आपकी रियल और इन्वर्टेड, ओके। तो जो लास्ट पॉइंट हमारे पास है डिस्कस करने के लिए वो है जो कर्वेचर होगा ऑब्जेक्ट का, वो आपका, तो ये होता है एफ पे। ये है 6 पॉइंट। तो क्या होगा यहाँ पे कि जो फर्स्ट रे है वो हिट करेगी यहाँ पे और यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। सेकंड रे जो है आपकी वो यहाँ से यहाँ निकल जाएगी। उसके बाद क्या होगा सिनेरियो में, हम अज्यूम करेंगे डॉटेड लाइन को, जो कि मिलेगी कहीं जाके यहाँ पे इस साइड में, ऑलराइट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट हैं यूजुअल पॉइंट से। फर्स्ट है कि जो इमेज है वो फॉर्म्ड हो रही राइट साइड में, तो जो इमेज है वो होगी वर्चुअल इमेज, जैसे मैं आपको बता चुका था पहले ही। सेकंड जो इमेज है वो होगी एनलार्जमेंट। थर्ड है कि ये होगी आपकी मिरर के पीछे, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स ये है 6 केसेस कॉनकेव मिरर के, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलराइट। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के पीछे का। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन होता है जिसको कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी एक्टिविटी के लिए? विटामिन B12, विटामिन डी, B2 या विटामिन ए? 20 सेकेंड तक सोच कर आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है। 1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ए। तो बेसिकली जो B12 होता है वो कोबाल्ट को हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए। ऑलराइट, बॉडी के लिए या फिर उस फूड के लिए जो आप प्रिपेयर करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसकी रेस्पिरेशन के लिए आपको मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी चाहिए होती है, जिसमें कोबाल्ट जो है वो काम करता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास। टीयर गैस का एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा होता है इनमें से? इथेन है, एथनॉल है, ईथर है या फिर क्लोरोपिसरिन है? ओके, सो ये वन वर्ड क्वेश्चन है। 15 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। सो द करेक्ट आंसर है वो है डी, क्लोरोपिक्रिन। बेसिकली इस्तेमाल होता है आपका टीयर गैस में, और ये होता है आपका इरिटेंट पार्टिकल जो कि आपका आमतौर पे आंखों को अफेक्ट करता है। जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, मॉडुलस रिजिडिटी जो होता है वो रेशियो होता है किसका? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का, वॉल्यूम स्ट्रेन का, वॉल्यूम स्ट्रेस का, शीयरिंग स्ट्रेस या शीयर स्ट्रेन का, या टेंसिल स्ट्रेस और टेंसिल स्ट्रेन का। 15 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो ये पार्ट होते हैं आपके इलास्टिसिटी के। इलास्टिसिटी जो होता है बेसिकली वो होती है प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल साइज जो है उसको वापस से गेन कर सकती है डिफॉर्मेशन के बाद। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास रबर बैंड है सर्कुलर शेप में और आप इसे स्ट्रेच कर दें ऐसे, तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे रिलीज करेंगे तो वापस से सर्कुलर हो जाएगा। तो ये होता है इलास्टिसिटी का एग्जांपल। ये आपके तीन तरह के होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, जब आप लेंथ चेंज कर देते हैं। वॉल्यूम, जब आप वॉल्यूम को चेंज करते हैं। शेयरिंग, जब आप शेप को चेंज करते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये ट्रीट होता है आपका वॉल्यूम केस से। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो प्रोपगेशन होता है साउंड वेव्स का गैस में, वो इन्वॉल्व करता है इन चार में से किसको? 15 सेकेंड्स आपका सोच कर आंसर करने के लिए, टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इस पे ए। और सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है, एटॉमिक क्लॉक जो होती है ट्रांजिशन पे बेस होती है किसके? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 15 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे कैल्शियम। तो बेसिकली अगर हम बात करें एटॉमिक क्लॉक के बारे में, तो ये होती है लगभग नॉर्मल क्लॉक, लेकिन ये काम करती है आपकी रेजोनेंस के ऊपर। और रेजोनेंस क्या होता है आपका? ये होती है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ किसी भी बॉडी की। तो रेजोनेंस क्या होती है? फिनोमेना होता है जब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनदर बॉडी से मैच कर जाती है। ऑलराइट, तो एटॉमिक क्लॉक में क्या होता है, जो कैल्शियम है ये एक्ट करता है ऐसा एटम के तौर पे,
ऑलराइट, सॉरी, जो कैल्शियम एटम्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है फ्रीक्वेंसी को मैचअप करने के लिए और रेजोनेंस करने के लिए, उसको एटॉमिक क्लॉक के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। तो याद रखिएगा, एटॉमिक क्लॉक कैल्शियम को इस्तेमाल करती है। और सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यूकोरियोटिक सेल में, वो किससे मिलकर बन गई थी? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कई बार जब हम डिस्कस कर रहे थे सेल बायोलॉजी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था। तो मुझे लगता है कि 15 सेकेंड्स अच्छा खासा टाइम आंसर करने के लिए। तो ओके, तो टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम से सब करेक्ट आंसर है यहाँ पे। करेक्ट आंसर है आपका फॉस्फोलिट। ओके, फॉस्फोलिपिड आप कहते हैं इसको बेसिकली। ये होती है वो चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकेरियोटिक सेल की, जो कि जनरली मिलता है आपका यूकेरियोटिक सेल्स में। ऑलराइट, ये था आपका यूकेरियोटिक सेल्स के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एनिमल सेल्स के लिए बेसिकली। लेकिन प्लांट सेल्स की बात करें तो क्या? तो जैसा कि हम जानते हैं प्लांट सेल्स जो होते हैं बेसिकली बनते होते हैं आपके सेल वॉल से। ऑलराइट, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, जो कि मतलब ज्यादा रिजिड भी नहीं होती लेकिन फ्लेक्सिबल होती है। सेल वॉल जो होती है वो आपकी रिजिड होती है नेचर में, और बेसिकली मिलके बनी होती है आपकी सेल्यूलोज से। ऑलराइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका प्राइम फंक्शन होता है ये इंश्योर करना कि मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो इंश्योर कर सके बिटवीन द सेल्स एंड सराउंडिंग्स के बीच में। वहीं पे जो सेल वॉल है वो प्राइमरली फोकस होती है आपकी सेल के शेप पे। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से किसको हम पावर प्लांट ऑफ सेल भी कहते हैं? ऑलराइट, ये पावर हाउस भी आप कह सकते हैं बेसिकली सेल के। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम। 20 सेकेंड से आपके पास सोच के आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका डी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो होता है डाइजेशन एरिया फूड का सेल्स में। और आप ये भी कह सकते हैं ये होती है सेल की किचन। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी प्रोवाइडेशन के लिए, लेकिन आपका जो सेल है वो फूड को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता। राइट, तो इसलिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेसिकली, चेंज कर देता है टिपिकल फूड पार्टिकल्स को इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में, या फिर आप यहाँ सिंपल फूड पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो आपका सेल है या जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके पास बेनिफिट पहुंच सके फूड का, तो इसीलिए इसे कंसिडर करते हैं हम डाइजेशन एरिया ऑफ फूड इन सेल्स और किचन ऑफ सेल के तौर पे भी। और बेसिकली ये होता है पार्ट आउटसाइड द सेल जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ऑलराइट, यानी डीऑक्सीराइब और न्यूक्लिक एसिड। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है? सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, पायरुविक एसिड है, या फिर मैलिक एसिड है? 50 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, एसिटिक एसिड। ओके, तो बेसिकली अगर आप बात करें विनेगर के बारे में या एसिटिक एसिड के बारे में, तो मैं आपको बता चुका था कि इसको हम एथनोइक एसिड के तौर पे भी जानते हैं। और एथनोइक एसिड जो होते हैं बेसिकली, ये 6 to 7% जो होता है इसका रेशियो वाटर में, उसको हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें एथनोइक एसिड के बारे में, तो बेसिकली इसको हम प्रिपेयर करते हैं एथनॉल की रिएक्शन के साथ में विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ओके, तो इसमें जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो प्ले करता है रोल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, जो रिड्यूस करता है ऑक्सीजन लेवल को। ऑलराइट, और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बेसिकली वो एसिडिफाई कर देता है सॉल्यूशन को। तो उन डिटेल्स को याद रखिएगा। एसिटिक एसिड को हम ग्लिसरेटेड एसिड के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि ये अक्सर फ्रीज हो जाता है लोअर टेम्परेचर्स पे। 10th क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है हैवी वाटर की। बॉइलिंग पॉइंट हैवी वाटर का कम होता है ऑर्डिनरी वाटर से, डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है ऑर्डिनरी वाटर से, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है हैवी वाटर का वो हायर होगा ऑर्डिनरी वाटर से, ये प्रोड्यूस करता है कोरोजन। तो ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो 15 सेकेंड्स जो है इसके पास है सोचने का लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th। सो योर टाइम्स इज अप। करेक्ट आंसर है ए। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें हैवी वाटर के बारे में, तो इसके पास होती है ज़्यादा डेंसिटी देन ऑर्डिनरी वाटर, जैसे कि ऑप्शन 2 आप यहाँ देख सकते हैं। और जब भी यहाँ पे मोर डेंसिटी होगी, यानी इसका मतलब हुआ कि इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा गर्म होने के लिए, बॉईल होने के लिए। और अगर ये ट्रू है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है हैवी वाटर का वो लोअर हो ही नहीं सकता ऑर्डिनरी वाटर से, लेकिन हमेशा हायर होगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ज़्यादा डेंसिटी है, तो इसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी। ऑलराइट, और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा बॉइलिंग के लिए। ऑलराइट, तो अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते ऑप्शंस को ही, तो हमें आंसर मिल जाता। ऑलराइट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हैवी वाटर का वो लोअर नहीं होगा ऑर्डिनरी वाटर से, बल्कि हायर होगा। ओके, 11th क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी फॉलोइंग प्रोसेस है एनर्जी रिलीज करती है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंडिकेशन या एब्जॉर्प्शन? 50 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली प्रोसेस होती है आपकी मेटाबॉलिज्म की, यानी जो भी फूड आप इनटेक करते हैं, अब आपको रिक्वायरमेंट है उसको उसकी एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन आप उसकी एनर्जी को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको ब्रेकडाउन चाहिए होता है फूड का फर्दर यूसेस के लिए। और इसीलिए हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है उसका हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए। ओके, और जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स को एनालाइज करने के बाद ही हम आंसर दे सकते थे। राइट, आंसर होगा ए। ओके, 11th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एनिमल्स ट्री ट्रंक्स में रहते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं?
एब्रोलियल वोलेंट एपीबियस एक्वेटिक। 15 सेकंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे अर्बोरियल। ऑलराइट, 13th क्वेश्चन हमारे पास है, इनपुट फ्रिक्वेंसी जो होती है फुल वेव रेक्टिफायर की एन है, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी वुड भी कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अब वो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पी वाई क्यू में था तो हमने इसे यहाँ पे रख दिया। तो ये 1 को है 15 सेकेंड से आंसर करने के लिए। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन आपके सामने, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा आंसर का। तो टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। ऑलराइट, 14th क्वेश्चन है हमारे पास, जो हीट ट्रांसफर होता है हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर उसे हम क्या कहते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन या फिर एडवेक्शन। 15 सेकंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th द टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, एडवेक्शन। बाकी जितने भी हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये होते हैं आपके वर्टिकल ट्रांसफर के लिए। एडवेक्शन होता है आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर के लिए। ऑलराइट, 15th क्वेश्चन हमारे पास है, जो बहुत ही इजी है कि नॉइस को हम मेजर करते हैं किस में, वॉट में, आरईएम में, सेंटीग्रेड में, डेसिबल में। यकीन रखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15 सेकंड्स बहुत ज़्यादा टाइम है इसके लिए। ओके, टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th योर टाइम इज अप। तो करेक्ट आंसर है डी, डेसिबल। सो बेसिकली नॉइज क्या होता है, साउंड होता है, साउंड का फिनोमेना है, और क्योंकि जो साउंड है वो डेसिबल में मेजर होता है तो ऑटोमेटिकली नॉइज जो है वो भी डेसिबल में ही मेजर होगा। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए। मैं जानता हूं कि बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ही सिंपल थे। ओके, या फिर आपको लगेगा कि क्वेश्चन हमने कवर किए थोड़ी सी जल्दी कवर किए, लेकिन ये जो मैंने जल्दी कवर किया इंटेंशनली किया ताकि आपको रियल टाइम एग्जाम का सिनेरियो पता चल सके। ऑलराइट, क्योंकि आपके पास वहाँ पे कम ही टाइम होता है अटेंड करने के लिए। तो इस लेक्चर में हमने उन टॉपिक्स को कवर किया जो हमने पढ़े थे, साथ के साथ उन टॉपिक्स को भी कवर किया जो हमने नहीं पढ़े थे। ऑलराइट, यानी हमने कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड की इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 15 और क्वेश्चंस को जनरल साइंस के। तब तक सभी को रिवाइज कीजिएगा, सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो डिस्कस किए हमने ऑलराइट इस लेक्चर में, और रेडी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। आप सभी का धन्यवाद।